गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी। इस बुक में भी जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू राजस्थान यूनिवर्सिटी सिलेबस और RRBMU अलवर यूनिवर्सिटी सिलेबस है ना, और भी जो भी यूनिवर्सिटी है जिससे हमारा सिलेबस मैचिंग कर रहा है, टॉपिक मैचिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें 4 यूनिट है हमारे पास। तो इस बुक में 2 यूनिट तो है थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी की, और 2 है हमारे पास सांख्यिकी भौतिकी की। तो देखो इनमें डिफरेंस क्या होगा, हम धीरे धीरे जैसे जैसे बुक पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे हम इसके बारे में जान लेंगे। तो आज हम बात करते हैं स्टार्टिंग में किसकी, जो बेसिक्स टर्म्स आएंगी हमारे पास, जो बार बार थर्मोडायनेमिक्स में आती रहेंगी परेशान करती रहेगी ना, तो पहले उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ना ऊष्मागतिकी की बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। किसकी बात करते हैं हम, ऊष्मागतिकी के बारे में, यानी कि क्या, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ऊष्मागतिकी होती क्या है, ठीक है। ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है ये? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है, वह भाग होता है जिसमें हम ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, ठीक है। हीट जो फ्लो होती है ना उसका अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के प्रवाह का। अब देखो सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं हम, जैसे बात करें हम ऊष्मा इंजन, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे ट्रेन होती थी पहले भाप की, उसमें हम किसका उपयोग करते थे, ऊष्मा का। या फिर आजकल आप देख लो ना, ये जो बाइक है कार है, इसमें भी हम पेट्रोल को जलाकर ऊष्मा तो उत्पन्न करते ही है ना। तो कहने का मतलब है ऊष्मा का अध्ययन करने वाले हैं, ऊष्मा के फ्लो का अध्ययन करने वाले हैं इसमें हम, किसमें, ऊष्मागतिकी में, ठीक है। ऊष्मागतिकी क्या होती है, डेफिनेशन, ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, और इसे हम ऐसे भी समझा सकते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है हमारे पास, ऊष्मागतिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्मागतिकी कहलाती है, ठीक है। तो इसमें हम ऊष्मा के बारे में ही अध्ययन करेंगे। ये कौन सी है हमारे पास भौतिकी, ऊष्मागतिकी। भौतिक विज्ञान का कौन सा भाग है, ऊष्मागतिकी, जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, ऊष्मा का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात ही कर लेते हैं ना भैया, ये ऊष्मा जो हो रही है, ये ऊष्मा क्या होती है, हीट क्या होती है, इसी के बारे में बात कर लेते हैं। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हीट जो है, ऊष्मा जो है, वो ऊर्जा का एक रूप है, यानी कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा ही है। ऊष्मा क्या है हमारे पास, ऊर्जा ही है। हीट क्या है, ऊर्जा है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। जो उच्च ताप से हमेशा कहाँ प्रवाहित होती है, निम्न ताप की ओर। कैसे,
ये हम एक क्या ले लेते हैं, छड़ ले लेते हैं, ले ली। ये छड़ जो है हमारे पास अभी ठंडी है, ठीक है। अब हम इसके एक सिरे को क्या करते हैं, गरम करते हैं। ये सिरा क्या होगा, हमारे पास गरम होगा। धीरे धीरे ऊष्मा का प्रवाह, ये उच्च ताप है, ये निम्न ताप है, तो ये ऊष्मा हमारे पास इधर जाने लगेगी। मान लो मैंने यहाँ से ये पकड़ रखा है, तो कुछ देर बाद ये हमें गर्म लगने लगेगा, हमारा हाथ जलने लगेगा। यानी हमारे हाथ को क्या मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, कुछ मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, एक तरीके की ऊर्जा मिल रही है हमारे हाथ को। तो ऊष्मा को हम यहाँ पर कैसे परिभाषित करते हैं कि ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है जो हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर है। फिर बात हमने यहाँ पर कर ली किसकी, ताप की। ताप मतलब होता है टेम्परेचर। इसको भी हम बता देते हैं कि भाई टेम्परेचर क्या होता है। ताप जो होता है ना, वो हम ऐसे कह सकते हैं कि यह बताता है कि वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है, यानी गर्माहट और शीतलता का आभास कराता है टेम्परेचर। जैसे अगर हम बात करें, गर्मी पड़ती है, गर्माहट लगती है बहुत ज़्यादा, तो हम कहते हैं भैया आज तो हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। गर्माहट का आवाज़ कर दिया, अब ठंड पड़ने लग गई भैया, 15 मान लो 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। आप क्या हो गए, अब ठंड हो गई यार, ठंडक बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ही तो देख रहे हो ना आप, वहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड देखा और वहाँ कितना देखा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड देखा। ताप क्या है, जो यह बताता है, मतलब ये गर्माहट या शीतलता का आभास कराता है। तो ताप को हम ऐसे ही परिभाषित करते हैं, टेम्परेचर को हम ऐसे ही बोलते हैं। यही दोनों बेसिक में डिफरेंस होता है, दोनों में अंतर ही यही होता है। ये तो ऊर्जा होती है, जबकि एक भौतिक रूप मान लेते हैं हम इसे। देखो मैं कैसे लिखता हूँ, ताप वह भौतिक गुण है, ताप वह भौतिक गुण है जो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा शीतलता मतलब ठंडा, गर्म अथवा ठंडा का बोध कराता है, एहसास कराता है, फील कराता है। वो हमारे पास क्या होता है, ताप होता है, टेम्परेचर होता है। ऊष्मागतिकी ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। ऊष्मा, ऊर्जा हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तीसरा क्या, ताप क्या होता है सर, टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर भौतिक गुण होता है जो ये बताता है भैया कितना गर्माहट है और कितनी शीतलता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं, गर्म हो गया, ठंडा करते जाते हैं, ठंडा हो गया। तो गर्माहट और शीतलता बताता है कौन, टेम्परेचर या ताप। तो ऊष्मा गति में इनको इस तरीके से हम क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब देखो इसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, इतना पढ़ लेंगे, ऊष्मा गतिकीय निकाय क्या होता है। ऊष्मा गतिकीय निकाय, क्योंकि ये बुक ही हमारे पास कौन सी है, ऊष्मा गतिकीय है ना। यानी कि इसे हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये क्या होता है हमारे पास, देखो थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम होता है ना, उसे हम कैसे समझा सकते हैं, पूरा यूनिवर्स यानी कि क्या, ब्रह्मांड। ठीक है, पूरा यूनिवर्स यानी कि क्या, ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में हम ऐसे कह सकते हैं कि
पूरा ब्रह्मांड में हमारे पास बहुत सारे कणों से मिलकर बना है ये ब्रह्मांड हमारे पास। ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं हम पूरा। इस ब्रह्मांड में बहुत अधिक मात्रा में, विशाल संख्या में क्या होते हैं? कण होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, फैले हुए हैं सारे, फोटोन होते हैं, प्रकाश का कण। विशाल संख्या में बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? कण होते हैं। निकाय क्या होता है? निकाय वो होता है जो कणों से मिलकर बना होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का निकाय, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन का निकाय, बहुत सारे प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन का निकाय, बहुत सारे न्यूट्रॉन होंगे। फोटोन का निकाय, बहुत सारे फोटोन होंगे। ऊष्मागति के निकाय क्या होता है? ब्रह्मांड में सभी तरीके के कण है हमारे पास। ये पूरा ब्रह्मांड है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, जो भी पॉजिट्रॉन, जो भी है, सारे कण है। ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में से हमने क्या किया? बहुत बड़ा है ब्रह्मांड। हमने क्या किया? ये छोटा सा भाग ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक छोटा सा भाग ले लिया। और ये जो छोटा सा भाग लिया है ना, इसमें बहुत अधिक मात्रा में, इसमें भी हमारे पास क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये हैं। इतने बड़े में से एक छोटा सा भाग ले लिया हमने, और इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, वोटोन कण है ये। इस कण के बारे में, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बारे में अध्ययन करना है। ये हमारा क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकीय निकाय कहलाता है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, दूसरी परिभाषा देखो। पूरा ब्रह्मांड है। पूरे ब्रह्मांड में से हमने एक क्या ले लिया? चाय ले ली। और चाय जो है वो कप में भरी हुई है। किस में भरी हुई है? कप में। पूरे ब्रह्मांड में, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है ना, पूरे ब्रह्मांड में ये हमारे पास एक चाय का कप लिया है, जिसमें हमारे पास क्या भरी हुई है? चाय। तो हमें चाय के बारे में अध्ययन करना है। चाय में अणु होते हैं ना भैया, हाँ, तो चाय के बारे में अध्ययन करना है। तो चाय जो है ना हमारा, वो क्या है? ऊष्मागतिकीय निकाय है। जिसके बारे में अध्ययन करना है ना ब्रह्मांड का, वो भाग हमारा क्या है? ऊष्मागतिकीय निकाय है। तो क्या बनेगी ऊष्मागतिकीय निकाय की परिभाषा? देखो, ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें विशाल संख्या में, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा है, हम तो कहाँ रहते हैं? छोटी सी जगह में। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें विशाल संख्या में क्या हो? अणु हो, आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो, फोटोन हो, इससे मिलकर बना है पूरा ब्रह्मांड। आदि हो, ठीक है। जिसका चयन हम किसके लिए कर रहे हैं? अध्ययन के लिए। हमें उसका अध्ययन करना है। जिसका चयन ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए किया जाता है, अध्ययन के लिए किया जाता है। ऊष्मागतिकी अध्ययन के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। ऊष्मागतिकी निकाय कहलाता है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें विशाल संख्या में अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, फोटोन आदि हो, जिसका चयन हमें ऊष्मागति अध्ययन के लिए करना है, जिसको हमें समझना है। पूरा ब्रह्मांड में से मैंने क्या छाटी? बस ये चाय छाटी। इसके बारे में हमें अध्ययन करना है भाई। ये हमारा ऊष्मागतिकी निकाय है। ये दूसरा हम बात कर लो, जैसे एक पात्र ले लूँ, पूरे ब्रह्मांड की बात करूँ, उसमें से मैंने क्या लिया? एक पात्र ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया मैंने? एक
पात्र ले लिया और इस पात्र में क्या भरी हुई है? गैस। क्या भरी हुई है? एक गैस भरी हुई है। और इस गैस पात्र में भरी हुई गैस का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। तो ये जो पात्र में भरी हुई गैस है ना, ये हमारा ऊष्मागतिकीय निकाय है। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो जैसे हम एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसका उदाहरण? हम पात्र में भरी गैस। जैसे पात्र में भरी क्या? गैस। ये कौन सा निकाय हो गया हमारे पास? ऊष्मागतिकीय निकाय हो गया। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं हम इसे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं इसमें क्या? पारिपार्श्विक। पारिपार्श्विक यानी सराउंडिंग यानी वातावरण। पारिपार्श्विक सराउंडिंग यानी वातावरण क्या होता है? देखो, इसको भी हम समझा सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये किससे मिलकर बना होता है? हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में कणों से। ठीक है। ऊष्मागतिकीय निकाय क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड में से जो भाग, मान लो ये भाग ले लिया छोटा सा, जैसे ये इतने अणु ले लिए, ये क्या है? ऊष्मागतिकीय निकाय। इसका हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। इसका क्या करना है? हमें अध्ययन करना है। ये तो हो गया हमारे पास ऊष्मागतिकीय निकाय। इस निकाय को छोड़कर जो बाकी सारा बचा ना, वो हमारा क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है, पारिपार्श्विक कहलाता है। ठीक है, वातावरण और पारिपार्श्विक कहलाता है। ऊष्मागतिकीय निकाय को छोड़कर जो भी बच रहा है ना ब्रह्मांड का जितना भी भाग, वो हमारा वातावरण है या पारिपार्श्विक है, सराउंडिंग है। ऐसे नहीं आएगा। देखो, ये हमारे पास क्या है? चाय। और ये चाय किस में भरी हुई है? कप। तो ये चाय के बारे में अध्ययन करना है, ऐसे मान लो। तो ये चाय क्या है हमारे पास? ऊष्मागतिक निकाय है। आई बात समझ में? और अब इस कप को छोड़कर, ये चाय भरी पड़ी है ना, चाय को छोड़कर जितना भी चीज है, पूरा ये वातावरण, ये सारी चारों तरफ, ये सारा क्या होगा? बस इस चाय को छोड़कर ये सारा क्या है? वातावरण है, पारिपार्श्विक है। आई बात समझ में? या फिर हमने क्या कहा था कि ब्रह्मांड में हमने क्या लिया? एक पात्र में भरी हुई गैस ली। तो वो पात्र में भरी हुई गैस का हमें अध्ययन करना है। वो क्या है? हमारा ऊष्मागतिक निकाय है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो। और वो पात्र में भरी हुई जो गैस है ना, उसको छोड़कर जितना भी चारों तरफ उसके जो भी है ब्रह्मांड, वो हमारा क्या है? पारिपार्श्विक है, वातावरण है। आगे बात समझ में? तो ऊष्मागतिक निकाय को छोड़कर ब्रह्मांड का जो शेष भाग होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? पारिपार्श्विक। जैसे चाय का कप में भरी हुई चाय, तो चाय को छोड़ दो, बाकी उसके चारों तरफ जो भी है वो क्या है? पारिपार्श्विक है। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? ऊष्मागतिक निकाय। ऊष्मागतिक निकाय के अतिरिक्त, ऊष्मागतिक निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का, ठीक है, ब्रह्मांड का शेष भाग, ब्रह्मांड का शेष भाग पारिपार्श्विक, या फिर हम इसे बोलते हैं क्या? वातावरण। जो भी हमारे चारों तरफ है ना, कहलाता है, कहलाता है। ठीक है। और इसका उदाहरण क्या है? कैसे देंगे? अभी हमने ऊष्मागतिक निकाय, अगर हम पात्र में भरी गैस है तो इसका क्या लिखेंगे? पात्र में भरी गैस के अतिरिक्त जो भी शेष बच रहा है चारों तरफ, वो हमारा क्या है? वातावरण है। ऐसे समझा सकते हैं।
इसके बाद आता है हमारे पास स्थूल निकाय, यानी मैक्रो सिस्टम क्या होता है। स्थूल निकाय यानी मैक्रो सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम, ऐसा निकाय जो बहुत अधिक कणों से मिलकर बना होता है। ऐसा निकाय, ऐसा सिस्टम जो बहुत अधिक कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्थूल निकाय बोलते हैं। जैसे एक पात्र में भरी हुई गैस, कोई पात्र है, पात्र बंद है, नहीं तो पात्र खोल मत देना, गैस निकल लेगी, है ना। कोई पात्र है, पात्र क्या है? बंद है। उस बंद पात्र में क्या है? गैस है। तो अगर हम किसी पात्र में गैस भर देते हैं ना, तो उसमें गैस के बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? अणु होते हैं। किसी पात्र में भरी हुई गैस में बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? अणु होते हैं। और हम बात कर रहे हैं स्थूल निकाय की। तो स्थूल निकाय क्या होता है? कि ऐसा निकाय जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्या हो? कण हो। वो कौन सा निकाय कहलाता है? हमारे पास स्थूल निकाय कहलाता है। यानी कि कणों की संख्या इसमें क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। जैसे किसी पात्र में भरी गैस, हटा। तो क्या बोलेंगे हम? स्थूल निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसमें कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, उसे स्थूल निकाय कहते हैं। उसे स्थूल निकाय कहते हैं। ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल, किसी पात्र में, बंद पात्र में, खुले पात्र में तो गैस निकल जाएगी, किसी बंद पात्र में भरी हुई गैस किसका एग्जाम्पल होता है? स्थूल निकाय का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सूक्ष्म निकाय की, यानी कि माइक्रो सिस्टम की। ये क्या होता है? सूक्ष्म निकाय ऐसा निकाय जिसमें कणों की जो संख्या होती है ना, वो बहुत कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म निकाय बोलते हैं। ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या बहुत कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म निकाय कहते हैं। जैसे बात कर दूँ तो मैं एटम की, परमाणु की, ये जो परमाणु है ना, इसे हम कह सकते हैं निकाय। क्यों कह सकते हैं? ये सूक्ष्म निकाय को व्यक्त करता है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अगर परमाणु की संरचना देखें तो परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो, अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही तो होता है। परमाणु जो है उसमें कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, इन्हें पता करना आसान होता है। ये सूक्ष्म निकाय को व्यक्त कर सकता है। ठीक है। तो देखो, सूक्ष्म निकाय क्या होता है? ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या, ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या बहुत कम होती है। ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या बहुत कम होती है, जिससे प्रत्येक कण का स्वतंत्र अध्ययन किया जा सके। तो उसका हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। वो सूक्ष्म निकाय होगा।
अब पात्र में भरी हुई गैस एक स्थूल निकाय है, क्या एक एक गैस के अणु को हम अध्ययन कर सकते हैं? नहीं भाई, बहुत लाखों में होते हैं, कैसे कर लेंगे लेकिन परमाणु में तो गिनती के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इनका अध्ययन करना क्या हो जाता है? आसान। तो ये किसको बता देता है? एक सूक्ष्म निकाय को बता देता है।